हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6, 7th, 8th कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एक नए सीरीज से क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1। इस यूनिट का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम कई सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों, यह हमारा अध्याय 1 है। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भावनाओं में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः क्या हुआ? अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। तो अब हम आगे देखते हैं। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसा हुआ? क्यों और कैसे हुआ? अब हम इसकी देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, किस प्रकार से शासन चल रहा था, शासन व्यवस्था। तो आइए हम शुरू करते हैं। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। जब लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ था, तब उसकी आयु जो थी मात्र 16 वर्ष थी। सॉरी, 20 वर्ष थी। 20 वर्ष। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोयनेत से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसका राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद उसने देखा कि राजकोष पूरा खाली है। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी।
अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। यह कदम भी नाकाफी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा कर सकते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। देखिए यहाँ पे चित्र संख्या 2 में क्या है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट था। करों से छूट था। कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर एवं खेती में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अब आगे है कि चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ये जो ताइद यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। धार्मिक कर था और एक प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो इसमें समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ कर भी लगाए जाते थे जो कि अप्रत्यक्ष होते थे, प्रत्यक्ष होते थे। हर मामले में जनता जो है वह कर देती थी। दिन भर उनका जो दिनचर्या चलता था वह कर पर ही चलता था। हर जगह पर टैक्स लगा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे 3 स्टेट्स थे, कौन कौन से थे। प्रथम स्टेट्स जो था वह पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट्स जो था वह कुलीन वर्ग था। तृतीय स्टेट्स में देखिए कौन कौन आते हैं, बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, अदालती होते थे, कर्मचारी होते थे और वकील होते थे। यह सब आते हैं तृतीय स्टेट्स में। और इसी के अंतर्गत आते हैं किसान और कारीगर। छोटे किसान भी आते हैं, भूमिहीन आते हैं, मजदूर आते हैं, नौकर आते हैं, तृतीय स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि तृतीय स्टेट्स में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी हैं। इस तरीके का स्टेट्स का समाज था। अब यहाँ पे देखिए कुछ नए शब्द जो थे, जैसा कि हमने देखा अभी आगे। नए शब्द, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, जिसे हम 1794 में समाप्त कर दिया। स्टेट्स क्रांति या स्टेट्स जो है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। यह स्टेट्स थी। पादरी वर्ग कौन कौन थे, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह जो था वह पादरी वर्ग था। यहाँ पे देखिए ताइद, जैसा कि अभी बताया गया कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर, 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो यह था टाइद। लास्ट में क्या है कि टाइल सीधे राज्य को किया जाने वाला कर था। ये जो टाइल था वह सीधे राज्य को, यानी यह प्रत्यक्ष कर था।
और जो ताइद था यह धार्मिक कर था। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जीने का संघर्ष, यानी इंसान को जीवन जीने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े थे उस समय। तो आइए देखते हैं जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, यानी कुल मिला के 1715 में जो जनसंख्या थी वह 2.3 करोड़ थी। उसके बाद 1789 में जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग तेजी से बढ़ गई, यानी जितना उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन इनका जो था वह कम था और जनसंख्या इनकी ज्यादा थी। जनसंख्या इनकी और बढ़ गई तेजी से। तो स्थिति ऐसी आ गई कि अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, यानी जो उत्पादन होता भी है, जो उत्पादन हो रहा था, अगर ओला ओला या फिर सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, तब तो यह स्थिति और भी खराब हो जाती है। यानी खाने के लिए इंसान को बहुत काफी संघर्ष करना पड़ता था। किसी को कोई चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। तो इसी के फलस्वरूप यह बात कही गई है कि मजदूरी की महंगाई की दर जो है नहीं बढ़ी थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां और खराब तब हो जाती हैं जब सूखे और ओले का प्रकोप पैदावार को गिरा देता है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम बात थी। नए शब्द। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन के खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो उसे हम अनाम कहते हैं। तो हाँ देखिए, जीविका चक्र दिया गया है, इसको आप अपने बुक्स में भर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अब आइए हम देखते हैं कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। यानी कहने का मतलब है जो मध्यम वर्ग थे, वह जो शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने ही और समृद्धि को बढ़ावा दिया और आर्थिक स्थिति को अच्छा किया। तो जो मध्य वर्ग के लोग थे। अब आगे देखते हैं कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यवर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यानी कुल मिला के इनका कहना था, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, उनका कहना था कि जो कोई विशेषाधिकार है वह जन्म से नहीं होना चाहिए, जन्मना नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इंसान को खुद से मेहनत करके आगे आना चाहिए और अपनी स्थिति को अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए। तो यही वह मध्य वर्ग के लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने की कोशिश की। नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए।
स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जाफ रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में यह जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे लॉक, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू जो विचारक थे, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन्होंने रचना की थी मॉन्टेस्क्यू ने, ये वेस्टर्न थिंकर थे। तो इन्होंने क्या रचना की है, यह इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। रचनाकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर लिया था। वहां इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यहाँ कहने का यह मतलब था कि राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों और सैलॉन सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। यहाँ पे देखिए एक रिसोर्स है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, यह रिसोर्स है हमारा प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत कि क्या हुआ था। क्या हुआ था तो देखिए, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डांटन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। क्या लिखा था इन्होंने, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। बेगारी के दिनों में पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई वाहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। यानी जिस तरीके से मुझे शिक्षा का माध्यम दिया गया, शिक्षा पूरी की गई, पढ़ाई लिखाई किया मैंने और मैं उस लायक बना, लेकिन जिस व्यवस्था में मुझे जाना चाहिए था, यानी जितना मेरे पास क्षमता थी, स्किल्ड थी, कौशल था, तो वह मुझे नहीं दिया गया। मानी उन कहने का मतलब था कि वह स्थान मुझे नहीं दिया गया जिसके लायक मैं था। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। आर्थर यंग नाम के दूसरा पॉइंट है, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृतांत लिखा। इस वृतांत में यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे गुलाम, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को तो पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी की स्थिति में डाल रहा है, ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली और उनमें बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते और बोझ उड़ाना पसंद करते। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुख नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ से आपकी होती है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत।
फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। तो आइए देखते हैं, यह हमारा अध्याय 2 है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। पिछले पिछले भाग में आप देख चुके हैं, जैसा कि अभी हमने आगे देखा है, पिछले भाग में नहीं, अभी आगे। कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या 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 आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स यानी जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। यानी उसको जरूरत पड़ती थी मंजूरी लेने की। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जो ये थी जनरल, यह एक जनरल जो थी एक राजनीतिक संस्था थी। यह राजनीतिक संस्था थी। इसी में जो तीनों क्या कहते हैं वर्ग थे, तीनों स्टेट से थे, उसमें अपने अपने एक प्रतिनिधि भेजते थे इसमें। अपने एक एक प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में हुई थी। जो इसकी अंतिम बैठक हुई थी जनरल स्टेट्स की प्रतिनिधि सभा की, वह अंतिम जो बैठक थी वह 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स यानी जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए बरसाए की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट यानी जिसमें पढ़े लिखे वर्ग थे, उसमें 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि उनके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे वह शिक्षित वर्ग के थे। जैसा कि आप सबने देखा, किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। यानी सभा में प्रवेश वर्जित था। किसका? किसानों का, औरतों का, कारीगरों का, यह वर्जित था सभा में प्रवेश। फिर भी लगभग 4,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। 40,000 पत्रों के माध्यम से, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बारे में लुई 16वें ने इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मान रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ऐसा पढ़े लिखे वर्ग यानी तीसरे वर्ग ने कहा, तीसरे स्टेट्स के लोगों ने कहा कि मतदान जितने सदस्य हैं सबको एक एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाइल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। रूसो की पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले आए। तो इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? रूसो की पुस्तक में, जब सम्राट इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले आते हैं। और तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर
टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ऐसा तीसरे स्टेट्स के लोगों ने प्रतिनिधियों ने किया। उनका नेतृत्व निराबयो और आबे सिए ने किया था। इनका जो नेतृत्व था निराबय निराबयो और आबे सिए ने किया था। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दी। आबे सील मूलतः पादरी था। इसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। आबे सीए ने। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां दी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1774 एक तिथि 1774 है। तो लुई 16वां जो है फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। यह रही स्थिति 1774 की। अब दूसरा देखते हैं हम 1789। स्टेट्स के जनरल का आह्वान। तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। तो यह 1789 में होता है। देखिए 1791 में क्या घटना हुई थी। 1791 में तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। यह 1791 में। अब 92-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। फिर सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन 1792-93। अब अगला है कि 1804 में कौन सी घटना घटी थी। नोपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। नोपोलियन 1815 में वाटरलू में नेपोलियो की हार होती है। वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र है कि टेनिस कोर्ट में शपथ एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉर्ज लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती लेखांकन में तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। यह अब यहाँ पे देखिए कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकारी बेकारी की बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। 14 जुलाई को बास्तिल पर। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों का गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए हैं। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। यहाँ पर देखिए
यह एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर है वह भय की लहर से अप्रभावित इलाके थे। भय की लहर से अप्रभावित थे। और ये जो 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र हैं यह। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब यहाँ पे फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नए राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। इस तरीके से देखिए, यह है नई राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पे देखिए यह कार्यपालिका है जिसमें सम्राट और मंत्री होते थे। और यहाँ पे देखिए विधायिका है। यहाँ पे सम्राट जो है असेंबली में सम्राट के जो नेशनल असेंबली में 745 सदस्य होते थे और इनका जो निर्वाचन होता था लोगों के द्वारा। उसके बाद क्या होता था कि जो नेशनल असेंबली यहाँ पे मंत्रियों पर नियंत्रण रखती थी और सम्राट पर भी नियंत्रण रखती थी नेशनल असेंबली यानी विधायिका। उसके बाद क्या होता था, यहाँ पे सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोगों ने वोट दिया। और निष्क्रिय मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों ने 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, इन्होंने नहीं दिया था। और यहाँ पे न्यायपालिका भी थी जो न्याय का निर्णय करती थी। तो यह जो है राजनीतिक व्यवस्था थी 1791 की। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यहाँ पर देखिए कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बर्बिये द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अपहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पे देखिए एक स्रोत है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पहला पॉइंट है, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहने और उसके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अपहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा पॉइंट है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की अस्वीकृति न मिली हो। कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो।
पांचवा पॉइंट, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। छठा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। सातवां पॉइंट है, कानून कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक नागरिक बोलने, सीखने, छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी कि आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब तक की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक हो गया है। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और स्रोत है, रिसोर्स है। क्रांतिकारी पत्रकार जयापाल मरात ने अपने अखबार लामी द पप्ल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह बात का काट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। इस तरीके यह चीजें अमीर लोगों को सोचना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था, जयापाल मरा का। यहाँ पर देखिए कि लाल फ्राइजीनियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, यह पहनी जाती थी टोपी। और यहाँ पे देखिए कि नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। नीला सफेद लाल यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है। डैनो वाले स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। यह कानून का विधिपट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। यह चैप्टर नंबर 3, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। तो इसको हम कल देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।